बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हमने फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशंस से हमने स्टार्ट किया था। लीनियर अलजेब्रा हमारा कोर्स है और उसमें लीनियर अलजेब्रा बेसिकली जो है वो लीनियर इक्वेशंस को डील करता है। तो लीनियर इक्वेशंस का हमने चेक किया था कि लीनियर इक्वेशंस कैसी इक्वेशंस आती हैं जिसमें अननोन जो कांस्टेंट होते हैं, जो अननोन वेरिएबल्स हैं जो नाउन नहीं है, उनकी पावर 1 होती है। तो लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली हम लीनियर इक्वेशंस को डील करेंगे और सिस्टम को डील करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। यानी आज जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाती हैं तो फिर क्या होगा, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। और फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे हम उसका सोल्यूशन उसका क्या होता है, कि उसको जब हम सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो उसका सोल्यूशन आता है। और सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए। इट्स मीन कि जो आपके पास वैल्यूज़ आई हुई हैं वो आप गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। इट मे पॉसिबल कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करे या ना करे। और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या सोल्यूशन यूनिक आएगा या उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे। और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इट मीन्स दैट इट हैज़ नो सोल्यूशन। और जिस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है either it has unique solution or infinite many solution, then the system is said to be consistent. और अगर उसका solution exist नहीं करता then the system is said to be inconsistent. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने कुछ डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में। और फिर हमने कहा था कि बेसिक जो हमारा एम है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का, वो ये है कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि हम कोई मेथड अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी इसको सॉल्व करने के लिए, वो हमने सिंपल जो हमारे पास हम मेथड यूज़ कर चुके हैं वो हमने अप्लाई किए थे। और आप उसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से आप जो भी मेथड अडॉप्ट करते हैं उससे आंसर दोनों का सेम आएगा। सो ये वाले दो मेथड थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करना है लेकिन हमने एक नया मेथड यूज़ करना है। अब हम एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम उस नए मेथड को डेवलप करेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे और उससे हम सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे और वो नया मेथड कौन सा है। आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है। सॉल्व हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही करना है, उसका हमने सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है, नया मेथड यूज़ करना है। तो जो नया मेथड है उसके लिए लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने एक लिखा था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपने एक लिखी थी, एक होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, जो ए मैट्रिक्स से हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और उससे हम जो है वो देखते हैं कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होगी वो ए होगी। और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी उसमें मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट प्लस आपके पास जो राइट हैंड साइड पे कॉलम आ रहा है ना जो हमें गिवन होगा उसको भी ऐड कर देते हैं, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि कुछ पहले जो भी हमें अभी नया मेथड हमने करना है वो उसमें हमने जो है ना वो कुछ रो ऑपरेशंस करने हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे करने हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बता दिए, रिवाइज करवा दिए कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, वैसे भी हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। और इस पे हम रो ऑपरेशन कुछ ऑपरेशंस करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे। अब वो ऑपरेशन किस किस्म के होंगे, ज़ाहिर है रोज़ भी इसमें हैं और कॉलम्स भी हैं। आप रोज़ पे भी कर सकते हैं और कॉलम्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन का मतलब है ज़ाहिर है मैथमेटिकली हम उसको देखेंगे कि कैसे ऑपरेट करेंगे।
मैथमेटिकली देखने का मतलब ये है, अगर हमने ऑपरेशंस करने हैं तो मैथमेटिकली हम किस तरह के ऑपरेशन करेंगे। एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसमें रोज़ आ रही हैं, कॉलम्स आ रही हैं, तो ऑब्वियसली हम उस पे कुछ रोज़ पे ऑपरेशन करेंगे या कॉलम्स पे करेंगे। तो आप रोज़ में भी कर सकते हैं, कॉलम्स में भी कर सकते हैं। तो हम जो है वो अपनी कन्वीनियंस के लिए रोज़ में कर लेते हैं, ठीक है। तो रोज़ में ऑपरेशन करने का मतलब ये है कि आप जो है ना वो कोई से दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी और रो में आप ऐड कर सकते हैं, या किसी रो को आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो एलिमेंट्री, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और बेसिकली 3 एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस आते हैं। फर्स्ट उसमें क्या है, रिप्लेसमेंट है। ये इट मीन्स दैट यू कैन रिप्लेस वन रो बाय द सम ऑफ इटसेल्फ एंड मल्टीपल ऑफ अनदर रो। इट्स मीन दैट यू कैन रिप्लेस 2 रोज, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर 3 रोज आ रही हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड को भी इंटरचेंज कर सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी रो को आप किसी रो में किसी दूसरी रो को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है ये आप दोनों वे में कर सकते हैं। इंटरचेंज 2 रोज एंड स्केलिंग मीन कि आप किसी भी रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ऑल एंट्रीज इन अ रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। 2 matrices are called row equivalent if there is a sequence of elementary row operation that transform one matrix into the other. अब क्या होंगे, 2 मैट्रिसेस कब रो इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है कि 2 मैट्रिसेस कब इक्विवेलेंट होंगी, इफ दे हैव द सेम सॉल्यूशन सेट। एंड 2 मैट्रिसेस आर कॉल्ड रो इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट इसका मतलब है कि आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें आपने कुछ रो ऑपरेशंस किए, और रो ऑपरेशन करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आई है, जिस मैट्रिक्स में वो ट्रांसफॉर्म हुई है, वो मैट्रिक्स और जो गिवन मैट्रिक्स होंगी वो दोनों रो इक्विवेलेंट होंगी। सो 2 matrices are called row equivalent if there is a sequence of elementary row operations that transform one matrix into the other, ठीक है। आपने कुछ उस पे रो ऑपरेशन किए गिवन मैट्रिक्स पे, और उसके बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आई है वो क्या होगी, वो दोनों मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट होंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट रो ऑपरेशंस आर रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल है, यानी आप जो है वो अगर किसी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, वो दोनों मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट होंगी। इसका मतलब है कि ये रो ऑपरेशन रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, यानी आप वही जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप रो ऑपरेशन को रिवर्स कर दें। If the augmented matrices of 2 linear systems are row equivalent, then the 2 systems have the same solution set. If the augmented matrices of 2 linear systems are row equivalent, ठीक है, 2 linear systems हैं, उनकी जो augmented matrices हैं वो row equivalent हैं, तो उनका जो system आएगा उनका solution set क्या आएगा, same आएगा। So 2 fundamental questions arise about a linear system. What are they? Number 1, is the system consistent? That is, does at least one solution exist? That if the system is consistent, it means that it has one solution or infinite many solutions. So if the system is consistent, question arises either it has one solution or many solutions. And number 2, if a solution exists, is it only one? They say that is the solution unique? So if the system solution is exist, it's mean that system is consistent. And if the solution is one, they say is this the unique solution or there are any other solution of the given system of linear equation. So about linear system we have 2 fundamental questions, either the system is consistent or it has one solution. So if the solution exists,
So and it is the one solution. So the question arises, either it has unique solution or there is any other solution of the given system. Existence and uniqueness of system of equation. Existence and uniqueness of system of equation. It means that system of linear equation, we will see that if the solution of the system of linear equation exists, and if it exists, either it is unique, either it has only one solution or there are many other solutions. So let's see from this example. Determine if the following system is consistent. You have to check either the solution of the given system exists. Consistent का मतलब क्या है कि exist करता है. So we have three equations, first, second and third, and three unknowns, x1, x2 and x3. Three equations have the same unknown, x1, x2 and x3. So this is system of linear equation. So आपने इसको चेक करना है कि system जो है वो consistent आता है. So we will check that either the solution of the given system is consistent, either the solution exists of this system or not. So हमने क्या करना है, कंसिस्टेंट सिस्टम बताने के लिए बेसिकली हमने काम क्या करना है कि इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमने देखना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा. सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इस पर क्या करना चाह रहे हैं, रो ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं. ठीक है, हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, रो ऑपरेशन से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए. तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है. सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट प्लस दिस राइट हैंड साइड ऑफ थ्री इक्वेशंस. So here coefficient of x1 is 0, x2 1, x3 minus 4, then x1 2, minus 3 2, 5 minus 8 and 7. और राइट हैंड साइड पे जो कॉलम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8 1 एंड 1. सो सबसे पहले जब भी आपने सिस्टम को सॉल्व करना है, यू हैव टू फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. सो द फर्स्ट स्टेप, अब हमने काम क्या करना है, टू ऑब्टेन x1 इज इन द फर्स्ट इक्वेशन, इंटरचेंज रोज 1 एंड 2. अब देखें यहाँ भी आपके पास क्या आ रहा है, 0. ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास जो एंट्री आनी चाहिए, x1 की वैल्यू आपने लेनी है, तो ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए. तो नॉन ज़ीरो करने के लिए आपने क्या किया कि फर्स्ट और सेकंड रो को आपने इंटरचेंज कर दिया. यू कैन इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो, लेकिन हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकेंड रो को इंटरचेंज किया. तो फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट बन जाएगी और फर्स्ट रो सेकेंड बन जाएगी. सो वी हैव सेकेंड रो, जो फर्स्ट रो अब बन गई है 2 minus 3 2 1. ठीक है, 2 minus 3 2 and 1, और फर्स्ट रो क्या थी, 0 1 minus 4 and 8, और थर्ड रो सेम रहेगी. अब आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको आप नॉन ज़ीरो करेंगे, नॉन ज़ीरो होना चाहिए. और सेकंड आपने ये करना है कि इस वाले इससे बिलो जो एंट्रीज आ रही हैं उसको आपने ज़ीरो करना है. इसको आपने ज़ीरो करना है, इससे बिलो जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं. अब देखें इससे बिलो ज़ीरो, ये तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया, इसको ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है. अब इसको आपने ज़ीरो करना है. ठीक है, अब देखें इसको ज़ीरो करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप कैसे इसको ज़ीरो करेंगे. ठीक है, तो इसको ज़ीरो करने के लिए यहाँ जो आपने फर्स्ट आपके पास 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा था, इसको यूज़ करते हुए आपने इसको ज़ीरो करना है. तो ये हम कैसे करेंगे, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं वो आप किसी रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी और रो में ऐड भी कर सकते हैं. तो वही काम हमने किया है कि अगर हम इस रो को -5 बाई इस रो को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1/2 से. ठीक है, यानी कि आपने क्या किया कि इसमें आपने ऐड किया R3 -
5/2 R2। जब आप R3 करेंगे तो ये 5 आएगा, ठीक है। तो तभी ये 0 हो सकता है ना अगर इसमें हम -5 करें। तो -5 हम कैसे करेंगे, इस रो से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। तो -5/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ताकि 2 कैंसिल आउट हो जाए तो -5 आ जाए। तो आपने क्या किया, R3 में आपने ऐड किया R3 -5/2 R1, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब सिर्फ इस पे चेंज नहीं आएगा, पूरी रो में चेंज आएगा। ये भी चेंज होगा, ये वाली एंट्री भी चेंज होगी और ये वाली एंट्री भी चेंज होगी। -5/2 से इसको मल्टीप्लाई किया -3 का और फिर -8 में ऐड किया, सो यू विल गेट -1/2। इसी तरह अगर -5/2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है -5, और 7 -5 करें तो क्या आता है 2। एंड इन सिमिलर वे -5/2 इसको मल्टीप्लाई करें और 1 -5/2 विल बी -3/2। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वाले 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है इसको नॉन ज़ीरो करना है, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और इससे बिलो एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और इनको ज़ीरो करने के लिए आपने 1 पोजीशन वाले एलिमेंट को ही यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जो आपके पास ये वाला एलिमेंट आ रहा है 2 पोजीशन पे, अब आप पहले आपने 1 का दिया, फिर हम 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम 3 पे चले जाएंगे। तो 2 पे आपने देखना है कि 2 जैसे होता है ना, ये किस पोजीशन पे है 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये 2 पोजीशन पे है। तो इसी तरह से हमने क्या करना है कि 2 पोजीशन पे नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये देखिए 1 है। अब 2 पोजीशन से जो नीचे वाला एलिमेंट है ना, इसको हमने ज़ीरो करना है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है -1/2। तो -1/2 में क्या ऐड करें तो ये 0 हो जाएगा, +1/2। इसका मतलब है कि 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ठीक है। तो ये कौन सी रो है, थर्ड रो है, और ये कौन सी रो है, सेकंड रो है। तो आप क्या करेंगे R3 + 1/2 R2, ये पूरी रो में इंटरचेंज आएगा, चेंज आएगा। अब थर्ड रो में चेंज आएगा, ठीक है। R3 में आप ऐड कर रहे हैं ना, तो थर्ड रो में आपके पास ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये आपके पास 0 हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, ये देखें था ना R3 + 1/2 R2। तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। और इसी तरह से इसको भी किया तो ये 5/2 आ गया। अब देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, अब ये काम आपने कर लिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। तो अब यहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है, यानी पहले आपने 1 पोजीशन पे किया, फिर 2 पोजीशन पे किया, फिर 3 पोजीशन पे आ गया। तो 3 पे नॉन ज़ीरो हो या ज़ीरो हो, ये फिर हमने बाद में देखना है, लेकिन उस पर आपने कोई रो ऑपरेशन नहीं करना। अब हमने यहाँ तक स्टॉप कर देने अपने रो ऑपरेशंस। अब क्या करेंगे, आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। आप जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हो तो आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट थी, और ये राइट हैंड साइड पे जो एंट्रीज थी, तो इसको हम लिखेंगे भी ऐसे ही 2x1 - 3x2 + 2x3 = 1, इक्वल टू आएगा ये, यहाँ पे हम x4 नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड आती है x2 - 4x3 = 8, और थर्ड में यहाँ पे कोई भी नहीं आते, 0 आ रहा है, = 5/2। तो अब इसमें देखें कि यहाँ से हमने देखना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है, और x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, थर्ड कंडीशन आ रही है, यहाँ से ये क्या आ रहा है 0 = 5/2, यानी कि यहाँ तो x3 आना चाहिए था ना, x3 ताकि डायरेक्ट वैल्यू आ जाती। फिर x3 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो x2 की आ जाती, फिर x2 की x3 में बैकवर्ड फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे, सो यू विल गेट x1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि 0 = 5/2 आ रहा है,
अब देखिए ये कंडीशन कैसे आ रही है, इस कंडीशन को देखने की ज़रूरत है। इसमें यह है कि अगर आपके पास ये देखिए 0 आ रहा है इक्वल टू 5/2, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। 0 तो कभी भी किसी कांस्टेंट के इक्वल तो नहीं आ सकता। 5/2 इज सम कांस्टेंट, 5/2 इज सम कांस्टेंट, सो 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 5/2। ठीक है, सपोज अगर आप लेते हैं 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3, तो x1 x2 x3 के आप जो भी वैल्यू रखें ये कभी भी 5/2 के इक्वल नहीं आएगा, 0 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए ना आपके पास, तो सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। हमने यही चीज़ बतानी थी। इज द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्या सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? तो सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। The equation 0 equal to 5/2 is a short form of this। ठीक है, 0x1 वही जो मैं अभी आपको बात बता रही थी, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 5/2। लेकिन यहाँ x1 x2 x3 की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसका आंसर 5/2 आए। There are no values of x1 x2 and x3 that satisfy 7 because the equation 0 equal to 5/2 is never true. So this does not hold. Since 7 and 4 have the same solution set, the original system is inconsistent. It means that it has no solution. So system is inconsistent, it has no solution, and system is inconsistent because of this condition, 0 equal to 5/2। सो अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है, आपके पास किसी भी रो में 0 इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन सपोज अगर आपके पास लेट अस सपोज यहाँ पे आता 1/2 x3 आ जाता, तो फिर क्या होना था, 1/2 x3, तो यहाँ से x3 की डायरेक्ट वैल्यू आ जानी थी। ठीक है, x3 की वैल्यू क्या आनी थी, 5। फिर आपने x3 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देनी थी, x3 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देनी थी, तो यहाँ से x2 की आ जानी थी, और x2 और x3 की फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करनी थी, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जानी थी। बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन आप करेंगे, यू विल गेट वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड x3। तो यहाँ से उसकी एक वैल्यू आएगी, यूनिक आएगी, और इस केस में इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें इस तरह की फॉर्म आ जाती है, यानी 0 इक्वल टू सम कांस्टेंट आता है, चाहे वो थर्ड रो में अकर कर रही है, सेकंड में अकर कर रही है, या अगर आपके पास किसी भी रो में वो अकर कर रही है, ये वाली फॉर्म बनती है, तो सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक नया मेथड हमने किया रो ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए, और रो ऑपरेशंस आप जो है वो किस पे अप्लाई करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे आप करते हैं। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट प्लस राइट हैंड साइड पे जो कॉलम आ रहा होता है उसको हम ऐड करते हैं, सो यू विल गेट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो 3 आप रो ऑपरेशंस कर सकते हैं, यू कैन इंटरचेंज any 2 rows, you can add any number in any row, and you can multiply any number and add it to another row। एंड थर्ड आपके पास क्या है कि आप जो है वो किसी रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 रो ऑपरेशंस हैं, इनको हमने यूज़ करना होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे, और उसके प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने उस सिस्टम पे रो ऑपरेशंस करने हैं, क्या कंडीशन देखनी है, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी कि आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आती हैं या नहीं आती। और अगर x1 x2 की x3 की कोई वैल्यूज़ आती हैं तो ये किस केस में होगा, इसकी क्या कंडीशन होगी।
और अगर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उसकी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उसकी क्या कंडीशन होगी। आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि अगर 0 इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाते हैं इन एनी रो देन द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। और सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट होगा इट मीन उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यूनिक का जैसे कि हम कल लास्ट लेक्चर में जो है वो कर चुके थे कि सिस्टम का सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है और यूनिक है तो उसकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। उसकी आपके पास ओनली यू गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ द गिवन सिस्टम। अब एक केस हमारे पास रह गया है और वो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का। 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती थी ना, आइदर द सिस्टम हैज सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। एंड अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है देन इट हैज़ 2 पॉसिबिलिटी, आइदर इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो अभी हमने यूनिक सोल्यूशन वाला तो कर दिया कि इसका एक ही वैल्यू आती है, लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला भी रहता है कि वो अगर केस होगा तो उस केस में आप कैसे उसको देखेंगे और वो कैसे सॉल्व करेंगे और आप कैसे जज करेंगे कि उसका सोल्यूशन इनफाइनाइट आता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा तो वो कौन सा केस बनेगा और क्या कंडीशन बनेगी। जैसे कि हमने देखा कि अगर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इस केस में उसकी जो कंडीशन है वो 0 इक्वल टू सम कांस्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसको इतना ही करें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। इस तरह देखने से समझने से ये चीज़ें नहीं आती। मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद ही करनी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सॉल्व करें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।